धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। और चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ करते हैं। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, बहुत हो चुका। तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ न आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ओम प्रकाश जी धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अमित चंद जी, मुकेश शेतिया जी धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो भी साथी सेवादार जुड़ रहे हैं सभी को धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए एक भजन से शुरू करते हैं प्रोग्राम, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। अरदास ही है, अरदास से शुरू कर देते हैं। और सेवादार जुड़ जाएंगे सभी।
धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, जो भी ज़्यादा जुड़ रहे हैं सभी को धन सतगुरु तेरा ही आसरा। करुणेश मेहता जी, मोन्टू सहगल जी, अंशुल अलवर से धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चलिए बात करते हैं प्रोग्राम पर जो आजकल सब कुछ चल रहा है उस पर। प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, बहुत सारे साथी सेवादारों को लगता है कि भाई जो हम बात कर रहे हैं वो क्रिटिसिज्म है, आलोचना है। आलोचना और चर्चा में बड़ा फ़र्क है साहब। लेकिन चलिए, अपनी अपनी समझ है हमारी कि हम चीज़ों के ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं। आलोचना है, आलोचना सही। मोड़ मंडी ब्लास्ट जो हुआ, सभी ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि मोड़ मंडी जो ब्लास्ट हुआ वो 2020 में नहीं हुआ सर, 2021 में नहीं हुआ। वो पूज्य हजूर पिताजी के रहते हुआ, जब पूज्य हजूर पिताजी दरबार में थे। और शायद जो छत्रपति हत्याकांड हुआ वो लगभग 2002 के आसपास या 2003-4 में हुआ होगा, जब तक मुझे ख्याल है, ठीक से ख्याल नहीं है वो, लेकिन है 2002 के बाद की बात। अब बात आती है कि क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचना। अगर हम किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं तो आलोचना कैसे हो सकती है। सच कह रहा है, एक वैचारिक मंच रहा है शुरू से। ये मेरे अपने विचार हैं, या इस प्रोग्राम में जो लोग जुड़ते रहे पहले कॉल के माध्यम से, उनके विचार रहे। लेकिन जब हम किसी के पीछे हो जाते हैं कि भाई हमने बस किसी आदमी को फॉलो करना है, वो सही है गलत है इससे कोई मतलब नहीं है, तब चीज़ें बिगड़ती हैं। अभी ऐसे समझिएगा शास्त्र में जी, 2003 या 2004 में जब छत्रपति की हत्या हो जाती है तो उसमें जिन्होंने हत्या की वो सब पकड़े गए, मुकदमा चला, और जब जजमेंट आया तो साहब 120B के तहत पूज्य हजूर पिताजी को भी आजीवन कारावास की सजा दी गई। क्यों? क्या पिताजी ने गोली मारी? नहीं मारी साहब। गोली मारने वालों का संबंध डेरा सच्चा सौदा से था, लेकिन घूम करके सुई पूज्य हजूर पिताजी पर पहुंची और पूज्य हजूर पिताजी को झूठी गवाहियों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। मोड़ मंडी जो ब्लास्ट हुआ वो मैंने अभी कहीं पढ़ा, कहीं 2017 में हुआ। 2017 में जब हुआ तो उस वक्त पूज्य हजूर पिताजी आश्रम में रहे होंगे, जाहिर सी बात है। जब ये कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट के लोगों ने सेवा समिति के बच्चे जिंदे जलवा दिए साहब, चुनावी रैली में गए होंगे कुछ, गुरुशरण जी धन सतगुरु तेरा ऐसा कुछ, एक चुनावी रैली होती है सब जगह, लोग जाते हैं, सत्संगी भी जाते हैं, गैर सत्संगी भी जाते हैं। अगर वहाँ कोई बम फटा, पंजाब की राजनीति में मोड़ मंडी मानसा के पास है, वहाँ एक चुनावी सभा में बम फटता है, वो इत्तेफाक से वो जो चुनावी सभा थी शायद कांग्रेस के लिए थी, वो चुनावी सभा, उसमें बम फटा साहब, कुछ लोग हताहत हुए, कुछ मर गए। तो उसमें ये आरोप लगाया जा रहा है अभी कि भाई डेरा मैनेजमेंट के लोगों ने के इशारे पर बम फटा और उसमें जिंदे जला दिए गए लोग। अब बात समझिएगा शास्त्र जी, आखिर मेरा विरोध का दर्ज कराने की वजह क्या? डेरा सच्चा सौदा एक संस्थान है जो ट्रस्ट के माध्यम से चलती है। उस ट्रस्ट के लोगों को सीधे साहब यही तो पंगा है। मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, आप कहीं और आ रहे हैं। अभी इस पर बात कर लेंगे, रुको। लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूँ उसको सुन लीजिए। आप ना कवर मत कीजिए, जैसे कहते हैं ना कमांड, जब कहीं अटैक हो रहा होता है तो एक फौजी कहता है जब मेरी तरफ गोलियां चले ना तो दूसरी तरफ गोली चलानी शुरू कर देना। तो क्या गोली चलाने वाला ध्यान भटक जाएगा, वो तुझे ना देख करके मेरी तरफ गोली चलाएगा और मैं आगे निकल जाऊंगा वहाँ से। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, कोर्ट ने जो फैसला सुना उस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन पहले हम मसले तो समझ लें, मसले क्या हैं। आपका सोचने का तरीका अलग है, मेरा तरीका सोचने का अलग है सीते साहब, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सवाल करने से, एक अच्छा वक्ता होने से पहले एक अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ों को सुन लें, आप बड़े भाई हैं हमारे,
और मैं चाहूंगा कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। नहीं समझेंगे मत समझिए, मैं नहीं कहूँगा कि आप जो मैं कह रहा हूँ वही वेद वाक्य है साहब, वही सब कुछ सही है जो मैंने बोल दिया बैठकर, ना बिल्कुल नहीं, सारी गलत कह रहा हूँ मैं, आप एक कुछ मत मानिए मेरी बात को। लेकिन आप एक बात तो मानेंगे कि क्या पूज्य हजूर पिताजी ने छत्रपति को गोली मरवाई? नहीं मरवाई, लेकिन न्यायालय में हम साबित नहीं कर पाए इस बात। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी सच, प्लीज आप सुने थोड़ी देर चीजों को। आप किसे फॉलो करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो होगा क्या, थोड़ा सा अब मैं कभी कभी नजर मार रहा हूँ मैसेजेस पे, इससे तो बेहतर है कि मैं आपके सारे मैसेज स्लाइड कर लूँ। और मुझे प्रोग्राम का नाम क्या रखना है सुरेंद्र मुंडालिया जी, आपसे पूछ के नहीं रखना है, क्योंकि जब फर्क पता क्या है, मैं एक 2 मिनट हो गया मैं स्लाइड कर दिया मैंने अभी, अब छुट्टी, आप जो मर्जी लिखते हो मुझे नहीं पता। और मुझे चश्मा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि चश्मा सिर्फ पढ़ने के लिए लगाना था, अब नहीं लगा रहा। कि मोड़ मंडी ब्लास्ट में अभी ये कहा जा रहा है कि डेरा मैनेजमेंट के लोगों ने उसमें बम फड़वा दिया, हमारे लोग मर गए, ठीक है चलिए जी, हो गया जो होना है। लेकिन पूज्य हजूर पिताजी उस ट्रस्ट के सर्वे सर्वा, आश्रम के सर्वे सर्वा साहब, हमारे आश्रम के, तो घूम करके सुई वापस उन पर आएगी। और आप उस साजिश का अनजाने में हिस्सा बनते जा रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं है। बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। पहले साजिशकर्ता छुपे थे, अब साजिशकर्ता आपके बीच में शामिल होकर के पूज्य हजूर पिताजी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अक्सर मुस्कान की, हम बात करते हैं अलग अलग किरदारों की, तो हम एलियंस की बात क्यों नहीं करते? पिताजी ने ये दिखाया हमें कि एलियंस जो बुरा कर रहे हैं दुनिया में, वो समाज में रह करके लोगों के बीच में उनका हिस्सा बन करके रह रहे हैं। ये पिताजी ने दिखाया हमें। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू पर क्यों नहीं बात करते कि जो संगत का अहित करने वाले लोग हैं वो संगत के बीच में रह करके, दरबार का अहित करने वाले लोग दरबार के सेवादारों के बीच में मिलकर के आज काम कर रहे हैं, जिससे भेद करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है कि डेरा सच्चा सौदा की आइडियोलॉजी को खत्म करने की जो साजिश है, आप उसे भेद नहीं कर पा रहे। अरे हिमायत लेनी तो सदगुरु की हिमायत लो भाई, हिमायत लेनी है तो उसके द्वारा रचे गए इस पूरे खेल की हिस्सेदार बन करके उसमें काम करके देखो आप। लेकिन आप कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं है आपकी सिर्फ ये है कि इसने ये क्यों बोला है, उसने ये क्यों बोला है, इसका नाम सच की जगह झूठ रख लो, उसका नाम कुछ और कर लो, काले को सफेद कर लो, सफेद को काला करो। लेकिन आप लोगों की जो मानसिकता साहब वो ये है कि आपने तय किया हुआ है कि एक छोटी सी कहानी है कि एक जाट था और एक पंडित जी था। तो उसने कहा कि, पंडित जी ने कहा कि भाई दूध सफेद होता है, पता है तुम्हें? उसने कहा ना। जाट ने कहा नहीं, दूध तो काला होता है भाई। कहने लगे ऐसे कैसे होता है? तो लगा ले शर्त। कहने लगे जी ठीक है, लग गई शर्त, 100 रुपये की शर्त लग गई, और कल पंचायत में फैसला होगा इस बात का। कहने लगे जी ठीक है जी, पंचायत में फैसला करेंगे इस बात का। पंचायत लगी साहब। लेकिन शाम को जब जाट घर पहुंचा, और जाटनी को पता लगा कि भाई ये आज कुछ गड़बड़ कराए हैं, 100 रुपये का नुकसान होने वाला है। जाटनी ने कहा जाट से कि भाई तुझे पता नहीं लगा कि तू किस चीज की शर्त लगा के आया है? दूध तो सफेद है, और सफेद ही होता, दूध काला कहाँ होता है? कहना अरे बावली पूछ, दूध तो सफेद ही है, पर जब मैं मानूंगा सफेद है जब भी तो सफेद होगा, मैं तो काला कह रहा हूँ दूध में, और काला ही कहूँगा कल भी। तो ऐसी मनोस्थिति को बदल लो साथ संगत जी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो कि जिन चीज़ों को आपके सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिन चीज़ों को आपके सामने रखा जा रहा है, उदाहरण के तौर पे एक चीज़ बताऊंगा आपको, मैं लिखा हुआ भी दिखाया, मैंने कल भी दिखाया आपको, मुझे जो कमेंट्स किए गए हैं उसके बाद मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। उसमें मुझे कहा गया कि पिताजी की वीडियो को तुम झूठा बता रहे हो। समझना साथ संगत जी कैसे बोला गया कि पिताजी की वीडियो को तुम झूठा बता रहे हो। मैंने पूछा कैसे बता रहे हैं झूठा? तो सामने से जवाब है साहब कि पिताजी कह रहे हैं कि डेरे में वैश्यवृत्ति होती है, डेरे में वैश्यवृत्ति करने वाले रहते हैं। और मैं एक बार फिर आप सबको जो वीडियो था जो कल मैंने आपको दिखाया है, मैं एक बार फिर उस पर आज फिर चर्चा करूँगी। ये चर्चा का विषय है कि पिताजी के वचन कुछ और है। पिताजी कह रहे हैं कि डेरे के बाहर आसपास गलत काम होते हैं, और हम कह रहे हैं नहीं जी, डेरे के आसपास नहीं, डेरे में गलत होते हैं।
तो हम जो पिताजी की विचारधारा है हम उसे दूषित कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे सेवादार गलत हैं। जो लोग आज किसी का पक्ष भी रख रहे हैं तो ठीक है, आपकी विवेक है, आपका दिमाग है, कैसे आप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन भले मानसो ये तो देख लो, क्या तुमने कभी वैश्यावृत्ति होते हुए देखिए डेरे के अंदर? किस सिस्टम पर उंगली उठा रहे हो? उस सिस्टम पर जो फुल प्रूफ है पूज्य पिताजी की दायमे रहमत से। किस सिस्टम पर की हम बात कर रहे हैं? पहले एक बार छोटा सा वीडियो है, ये आप देखें और आपको समझ में आएगा। मैं फिर छोटा छोटा चला करके आपको बात करने की कोशिश करूँ जोड़ करके। ये डेरा साईं मस्ताना जी दाता रहबर मालिक ने 1948 में बनाया। देखो पिताजी ने कहा, बहुत सीधी सीधी बातों में बता रहा हूँ मैं आपको, छोटे छोटे पॉइंट्स में बात करेंगे। पिताजी ने कहा कि ये डेरा 1948 में बेपरवाह मस्ताना जी ने बनाया। दूसरा सुन लेते पॉइंट। लेकिन हमेशा याद रखा करो, उनके इस एरिया में रहकर भी अगर आप गुनाहगार और बुरे कर्म करते हैं, वेश्यावृत्ति, नशे, बुराइयों में अगर डूबे रहते हैं। पिताजी ने कहा कि अगर आप इस एरिया में रहते हुए भी, पिताजी ने डेरा नहीं कहा, ध्यान दीजिएगा अभी, इस एरिया में रहते हुए भी अगर आप वैश्यावृत्ति नशा करते हैं तो वेश्यावृत्ति, नशे, बुराइयों में अगर डूबे रहते हैं और दूसरी तरफ दिखावा करते हैं कि आप भक्त हैं, तो फिर आपके ऊपर वो दुखों का भार टूट। अगर उसके बाद अगर हम ये सब बुरे कर्म करते हैं और उसके बाद भी अगर हम अपने आप को भक्त दिखाते हैं तो हम पर बहुत भारी भरकम गुनाहों के जो पहाड़ है वो टूटेंगे साहब। ऐसा पिताजी का कहना है। वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। ये आपने गदर मचा रखा है बहुत सारे लोगों ने, ये आपने गदर मचा रखा है बहुत सारे लोगों ने। आसपास आश्रम के बेपरवाजी के चरण डले हुए बहुत सारे लोगों ने गदर मचा रखा है। अब सुनना ध्यान से, जो एक्चुअल में जो पॉइंट है वो ये है सासंग जी कि अभी सुनिए दोबारा से। आसपास आश्रम के आसपास आश्रम के बेपरवाजी के चरण टिके हैं, बाजी के चरण डले हुए हैं, साईं मस्ताना जी महाराज के चरण डले हुए हैं। और लाख पैसे लोगों पे जो आसपास रह के ऐसे बुरे कर्म करते हैं, चाहे वो स्त्री है या पुरुष, भोगेंगे। मैंने बहुत साफ कहा कि आश्रम के आसपास जो लोग रहते हैं, आश्रम की डेफिनेशन समझ लीजिए सासंग जी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इस बात को कि आश्रम का मतलब कि डेरे की चार दीवारी है साहब। जब पिताजी नाम भी देते हैं ना, जब खुले सत्संग में, पता नहीं आप में से कितने लोग गए हैं सेवाओं पर, जब पूज्य हजूर पिताजी खुले में जब नाम देते हैं सत्संग के बाद, तो एक कनात लगा दी जाती है साहब, और ये कहा जाता है कि जो इस कनात के अंदर हैं वो सब नाम के अधिकारी हैं। जबकि उसके बाद भी बाहर भी, कनात के बाहर नाम की आवाज़ सुनाई देती है दुनिया भर की, बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन वो भव से पार नहीं होते साहब। भले ही सुना है, लेकिन अधिकारी कौन है? जो उस कनात के अंदर बेपरवाजी के वचनानुसार है साहब। तो इसी प्रकार पिताजी ने कहा कि जो डेरे की चार दीवारी, पिताजी ने कहा कि जो डेरे के आसपास गदर मचा रखा है, बहुत सारे लोग आसपास करते होंगे बुरे कर्म, मुझे नहीं पता है, आपको भी नहीं पता, लेकिन जो डेरे के आसपास की जो जगह है, बहुत सारे गांव हैं, कॉलोनियां बसी हुई हैं आसपास, अगर वहाँ बुरे कर्म हो रहे हैं और पिताजी की जानकारी में है वो सब चीज़, वो वालिद दो जान है, वो पल पल की खबर रखते हैं। उन्होंने चेताया लोगों को कि भाई आसपास रहने वालों, यहाँ बेपरवाह मस्ताना जी के परम पिताजी के चरण टिके, और यहाँ अगर बुरे कर्म करोगे तो बहुत बुरा हश्र होगा। तो क्या गलत है इसमें? इसमें कोई गलत नहीं। प्यारे सतगुरु की प्यारी सासंग जी, बहुत समझने की जरूरत है, लेकिन हम लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हम किसी और का वकील बनकर दलील कर रहे हैं साहब। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें सासंग जी, बिल्कुल ओपन माइंड से सोचें चीज़ों को, ओपन माइंड से देखें चीज़ों को कि आखिर किस चीज़ से कहाँ नुकसान हो रहा है। मैंने बहुत सीधा सा उदाहरण दिया आपको कि मोड़ मंडी की बात कर लीजिए, आप बरगाड़ी कांड की बात कर लीजिए। अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग फाड़े गए हैं कहीं भी,
पहले तो निंदनीय कार्य ऐसा भी है, सबसे बड़ा निंदनीय कार्य है, और पूज्य हजूर पिताजी ने इस बात की निंदा सत्संग के दौरान भी की है कि भाई सबसे घृणित कार्य है पूज्य हजूर पिताजी के वचनानुसार गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग फाड़े जाना। लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं कि साहब हमने ही फाड़े हैं सारे के सारे, चलिए हम ये भी मान लेते हैं। मैनेजमेंट ने कहा कि चलो जी कर दो, कुछ कर भी दिया। फिर उसके बाद बात कहाँ जाती है कि क्या, अब समझिएगा सत्संग जी, क्या पूज्य हजूर पिताजी ने कहा कि वो जाकर छत्रपति को गोली मार दो? नहीं कहा पिताजी ने कभी भी। लेकिन किया किसी ने घूम करके बातें सीधी सीधी पूज्य हजूर पिताजी को। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, गलत चीजों का साथ मत दीजिए। अगर यहां ये कहा जा रहा है कि भाई मोड़ मंडी में मैनेजमेंट का हाथ है साहब, या डेरे वालों का हाथ है, मैनेजमेंट छोड़ दो, मैनेजमेंट कहते हैं बहुत सारों के दस्त लगते हैं कि अच्छा मैनेजमेंट के हक की बात कर रहा है, मैनेजमेंट की नहीं, सेवादारों ने कहा, चलो हम सेवादारों की बात कर लेते हैं। सेवादारों ने कहा कि भाई मोड़ मंडी में बम फोड़ लो, आग लगा लो, जो करना है मार दो लोगों को। क्या ये पहले तो संभव ही नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा का सेवादार मानवता को जिंदा रखने वाला सेवादार है, और आज आतंकवादियों की भाषा में उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो तो आतंकवादी हैं साहब। टीवी भी तो वही कह रहा था, तुम कहोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। बस फर्क ये कि कल बाहर वाले कह रहे थे, आज अपनों की खाल में छुपे हुए भेड़िए बात कर रहे हैं कि भाई आतंकवादी हैं, आतंकवादी है। डेरा सच्चे सौदे से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति डेरे सच्चे सौदे का सेवादार तो हो सकता है, इंसानियत का रखवाला तो हो सकता है, लेकिन वो आतंकवादी नहीं हो सकता। पूज्य हजूर पिताजी ने हम सबको प्रेम का पाठ पढ़ाया, हम प्रेम की बात क्यों नहीं करते। अब सेठिया जी आपकी बात पे एक बात कहना चाहूंगा, आपकी बात पे एक सवाल है मेरा कि पूज्य हजूर पिताजी ने हमें कब सिखाया कि भाई हम आतंकवाद के रास्ते पर हैं या हम बुराई के रास्ते पर चले? कब कहा पिताजी ने? कभी नहीं कहा। जब ये चीज़ें 2017 से पहले घटी हैं सारी, तो उस वक्त हम चुप क्यों थे, या आज ही हम सूरमा हो गए साहब सारे सारे? नहीं जी, अब तो सबको देख लेंगे, पिताजी तो है नहीं, अब तो सबको देख लेंगे। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं तो हमारी कमी है ना कि हम पहले क्यों नहीं बता पाए चीज़ों को। जब ऐसा तो नहीं कि आज कल बम फटा है आज पता लग गया। अरे कहीं कोई हताहत हुआ है तो 2017 के 16-17 के आसपास की बात है, पंजाब चुनाव में। लेकिन हम इस बात पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तो इस बात पे चर्चा कर रहे हैं डेरे वाले सारे आतंकवादी। तुम कौन सा पाकिस्तान से आए हो? तुम भी डेरे वाले हो। बस फर्क ये है कि तुम्हें सिस्टम से थोड़ा सा दूर कर दिया गया है, तो ठीक है, आज जो सिस्टम को संभाल रहे हैं आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। प्यारे गुरु की प्यारी साध संगत जी, बहुत बुरा दौर है, बहुत समझने की जरूरत है चीजों को। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। हम पूज्य हजूर पिताजी के सामने क्यों नहीं बात करते? चलिए अब आपके सवालों पर बात करेंगे। एक बार किसी का कोई सवाल साहब लिखना, जरा बात करते हैं। ये लिख ब्लॉक कैथल कह रहे हैं भाई जी आप अपने पहले सभी लाइव प्रोग्रामों में ये बात बोलते कहाँ चले गए? पप्पूराम जी धन धन सजो तेरा यार कहाँ जा रहे हैं मैसेज यार? चलिए दोबारा लिखिएगा। एक ब्लॉक कैथल ने कुछ लिखा था। हाँ भाई जी, आप अपने पहले सभी लाइव प्रोग्रामों में ये बोला है कि पिताजी को डेरे के मैनेजमेंट में फंसाया। कभी नहीं बोला। मैंने ये कहा कि जगजीत जैसे लोग, ध्यान देना भाई, और पुराने प्रोग्राम उठा के देख लेना, नहीं तो मुझे रिकॉर्डिंग भेजना कि मैंने कहा हो कि जिसमें कि मैनेजमेंट ने पिताजी को फंसाया हो। मैंने कहा कि जो गलत लोग हैं जैसे जगजीत है, मैंने विद प्रूफ बात की। एक एक करके लिख लो, सारे के सारे लिखो तो खिचड़ी तुम्हें पका लो। अपना भी एक सवाल कर लो, अपना भी जवाब दे दो। कम से कम इतना तो इंतजार रखो सवाल करने वालों कि भाई एक का जवाब आ जाए, उसके बाद लिख लेना।
सबसे पहली बात है कि मैंने हमेशा कहा कि ये 5 उंगलियां हैं हाथ की, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। दोबारा लिख लेना, अब भी मैं ध्यान दे रहा हूं, मैं सबके मैसेज पढ़ रहा हूं, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब है कि भाई तुम पहले मैनेजमेंट को बुरा बोलते थे और आज उनके पक्ष में बात कर रहे हो। मैंने हमेशा कहा कि ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है। मैनेजमेंट में कुछ लोग गलत हो सकते हैं, कुछ 45 मेंबर गलत हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे कभी गलत नहीं होते। और जो लोग गलत थे मेरी नज़र में, उनका हमेशा नाम लेके बात की इस प्रोग्राम में, गोल गोल बात नहीं की कभी भी। जब मेरे पास सबूत है इस बात का कि भाई जगजीत गलत थे, तो आज भी गलत है मेरे लिए। आज कोई वो सोने का नहीं बन गया मेरे लिए, कल भी गलत था, आज भी गलत है। और बार बार इस बात को कहना कि मैनेजमेंट मेरे लिए मैनेजमेंट कोई मायने नहीं रखती साहब। मैनेजमेंट में कल भी मैं बहनों से मिलता था, इस बार मुलाकात नहीं हो पाई मेरी, हमेशा मिला हूं। अगर मैनेजमेंट में बहनें गलत होती तो मैं कभी नहीं मिलता उनसे, और जो सेवादार मिले हैं वो भी जानते हैं इस बात को। तो सुरेंद्र जी, आपका क्या है, गुरु जी को किसने फंसाया, क्या जेल में है? अब तक 4 साल होने को है। पहले तो आप ये समझ लो सारे कि भाई मसला किसके साथ है, क्या किसी बंदे के साथ है? स्टेट वर्सेस राम रहीम के नाम से मुकदमे में आवाज़ लगती है, अगर पता हो तो आप लोगों को। सरकार वर्सेस, जब आपको पता चल गया कि जगजीत गलत है, तो अब आप जगजीत के खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हो? क्या गलत है साहब, बता, सुन लीजिए आप क्या है। मेरे पास एक मैसेज था जिसमें लिखा है कि जगजीत एक पावर अटॉर्नी दिखाकर ये कह रहे हैं कि भाई मैं अटॉर्नी के हिसाब से पिताजी की बात चीज़ों को देख रहा हूँ। तो इस पर जो कार्रवाई है, जहाँ तक मैं उस मैसेज को दे सकता था पूज्य हजूर पिताजी तक पहुँचाने का, वो काम मैंने किया। और पूज्य हजूर पिताजी ने उस बात में मना किया कि भाई हमने किसी को भी लीगली नहीं बनाया, किसी को भी हमने पावर नहीं दी। क्योंकि अक्सर पिताजी की तरफ से जो साथ संगत में बयान आए हैं, मीडिया में भी पढ़ा है आप सबने, कि राम रहीम ही रहेंगे गुरुगद्दी के मालिक। वहाँ इसलिए किसी को पूज्य हजूर पिताजी ने अपॉइंट ही नहीं किया। जब नहीं किया तो साहब नहीं किया। और हमारा मकसद था पूज्य हजूर पिताजी तक बात पहुंचाना, और पिताजी की दया में रहमत से वहां पहुंचा दी बात जहां पहुंचानी चाहिए थी। और पिताजी ने उसे मना किया कि नहीं है, ऐसा नहीं है, हमने किसी को भी लीगली दरबार की कमान नहीं दी किसी को। चलिए, आप दूसरा किसी का सवाल है तो पूछ लीजिए। कृष्णा अरोड़ा जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, कमलेश वालिया जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा। और एक आदमी ने एक ही सवाल पूछेगा आज, क्योंकि ज़्यादा वकील बनोगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। एक एक करके पूछो। अब किसी का और दूसरा सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो मैं पढ़ना शुरू करूँगा। कमलेश वालिया जी के बाद जो भी सवाल पूछना चाहे वो लिख दे, जिसका पहले आएगा उस पर हम चर्चा कर लेंगे। कमलेश वालिया जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, संतोष बहन धन धन सदगुरु तेरा आसरा, कृष्णा अरोड़ा जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा। अभी है किसी के पास सवाल, या जब मैं बोलना शुरू उसके बाद लिखना शुरू करेंगे आप लोग? और बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें लाइव ले लो। क्यों भैया, तुम्हारे पेज नहीं है, तुम्हारे पास फेसबुक का अकाउंट तुम्हारा हैक हो गया है, अपने जैसे मैं आके बकबक कर रहा हूँ ऐसे तुम भी कर लो, तुम्हें क्षमता होनी चाहिए। मैंने अक्सर कहा कि मुझे 100 देखें, 50 देखें, या 3 देखें, या एक आदमी देखे जो मेरा खुद का मोबाइल है, मैं तब भी प्रोग्राम करता रहूँगा। राम वर्मा जी बहुत बढ़िया। गुरलीन डेरे में है, उसने गुरु के खिलाफ बयान दिया है, उसको डेरे से अभी तक क्यों नहीं निकाला? देखिए, डेरे में रखने का काम पूज्य हजूर पिताजी का, किसको रखना है किसी को निकालना है। अगर डेरे में एक छोटा सा भी सेवादार अपॉइंट होता था पूज्य हजूर पिताजी के समय में, आप सबकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूँगा कि अभी जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि भाई डेरे में गुरलीन ने गलत बयान दिया, और वो अभी तक डेरे में क्यों है? डेरा सच्चा सौदा में किसी को ब्रह्मचारी का प्रसाद देना, किसी को गुरु ब्रह्मचारी का प्रसाद देना, किसी को 45 मेंबर जिम्मेवार या कोई भी जिम्मेवार बनाने का, यहाँ तक कि अगर आपके ब्लॉक का 5 प्रेमी या 7 प्रेमी बनाने की बात है, वो भी पूज्य हजूर पिताजी के वचनानुसार ही प्रसाद आपको मिलता रहा, और उसके हिसाब से आप अपॉइंट होते रहे। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी,
चलिए मैं एक बार हाइड करूँ, तुम लोग डिस्टर्ब भी करते रहोगे, क्योंकि सब ना एक के बाद एक घुस जा रहे हैं ज़बरदस्ती, नाम भी फर्जी हैं सबके। तो हटाना या लगाना, पूज्य हजूर पिताजी के हाथ में। किसी भी सेवादार को बनाना है, चलाना है, हटाना, रोकना है, वो सब पूज्य हजूर पिताजी के हाथ में। अब बात आती है गुरलीन के बयान की। जब साहब पुलिस का लठ बजता है ना, तो कहीं भी साइन करवा लो आप। ब्लैंक पेपर्स पे साइन कराए जाते हैं, और आप में से जिन पे बजा होगा ना, जो पंचकुला दंगे में जो हिरासत में आए 2-2.5 हज़ार सेवादार, उनमें से 99% लोग वो थे जिन पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। बल प्रयोग करने के बाद, और आज वो बरी भी हो गए मालिक के पैरे, बहुत सारे मुकदमों में बल प्रयोग किया गया, और उन पर बयान लिए गए कि भाई इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये पक्ष में कहा गया। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग स्टार्टिंग में जब प्रोग्राम कर रहे थे, जिन लोगों को पंचकुला थाने में पकड़ा गया था, उन सबसे पूज्य हजूर पिताजी को गालियां दिलवाई जा रही थी। कुछ लोग थे जो गाली दे रहे थे, कुछ नहीं थे, कह रहे जी काट बंद काट दो शरीर का, लेकिन गलत नहीं बोलेंगे। प्रताड़ित किया जाता है। टॉर्चर आप लोग को शायद पता है, नहीं पता है किस लेवल पे किया जाता है, किस लेवल पे प्रताड़ित किया जाता है, ये आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। और खासकर वो लोग बेहतर समझ सकते हैं जो 2-2.5 हज़ार सेवादार, आप में से और मुझ में, हम उन 2-2.5 हज़ार सेवादारों की कैटेगरी में नहीं है जो पंचकुला दंगे के बाद पुलिस हिरासत में गए और आज भी दिल्ली से पंचकुला, यूपी से पंचकुला, हरियाणा से पंचकुला, या और अलग अलग राज्यों से पंचकुला के धक्के खा रहे हैं साहब। बहुत सारे सेवादार ऐसे, हम उस कैटेगरी में नहीं हैं। और जो पूज्य हजूर पिताजी की राह में चलते हुए जेल गया, प्रताड़ित हुआ, उन मैक्सिमम लोगों को टॉर्चर किया गया। टॉर्चर करने के बाद वो पंचकुला दंगा भी छोड़ दो, आप अगर पंचकुला के अलावा भी गली मोहल्ले का भी कोई झूठा दंगा होता है साहब, उसमें भी बहुत सारी झूठी FIRs पर साइन करा करके आपको अंदर बंद किया जाता है। जमानत पर है गुरलीन भाई जमानत पे, और बहुत सारे सेवादार जमानत पे। आप कहते हैं ना कि भाई किसी ने पूछा, अब ये लिख रहे हैं कि ब्लॉक कैथल भाई जी, जो एक फेथ वाली टीम है, अगर वो संगत को गुमराह कर रहे हैं तो हमारी मैनेजमेंट के साथ बात क्यों नहीं करती? क्या जरूरत है बात करने की? हर राह चलते पत्थर मारने वालों से, देखो मुझे अगर कोई बात करनी है मैनेजमेंट से, ध्यान से समझना ब्लॉक कैथल जी, जिस दिन मुझे लगता है कि मुझे कोई बात करनी है, मुझे कोई सवाल पूछना है, मैं सीधा दिल्ली से उठ करके सिरसा जाता हूँ, मिल लेता हूँ जाकर के। अगर हर भौंकने वाले पे आप रास्ते में पत्थर मारते चलोगे ना साहब, तो आप सफर कब करोगे? आप अपनी दूरी कब तय करोगे? अगर आपको जरूरत है, आपको लग रहा है कि भाई ठीक है कुछ गलत है, बात करो जाकर के। कौन मना करता है आपको डेरे में जाने से? पिताजी के साथ आपकी बहुत सारी तस्वीरें आपको लोग पहचानते हैं, माताजी के साथ आपकी तस्वीरें हैं, भाई जसमीत के साथ बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। वो सिर्फ सोशल मीडिया पर डालने के लिए नहीं है, वो उनका इस्तेमाल भी करो। तो जाकर के मिलो ना, कौन रोकता है आपको? अभी मैं लगभग 1.25 साल बाद या 1.5 साल बाद मैं अभी सिरसा गया, इस लास्ट संडे। मुझे तो डर नहीं लगता साहब, जितना खुल के कल बोलता था उतना आज बोल रहा हूँ। लेकिन आपका सुनने का नज़रिया बदल गया है। अभी आपको सिर्फ ये मसाला चाहिए कि डेरे में क्या गलत हो रहा है। मेरा नज़रिया ये, कल भी डेरे के पक्ष में, या ये कहें कि डेरे की पॉजिटिविटी के बारे में बात करनी थी, और आज भी पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ डेरे की। मेरा मकसद कभी भी ये नहीं रहा कि मुझे डेरे के कामों में टांग अड़ा करके उलझा करके रखना है। मेरा मकसद साथ संगत को एकजुट करना था, एकजुट करना है, और आगे भी उसी काम में बदस्तूर लगा रहूँगा। लेकिन साथ संगत जी आप होशियार रहें कि अगर कोई कहे कि जी डेरे को बात करनी चाहिए जाकर के, जिसे जरूरत है वो जाके बात करे साहब। डेरा इस बात को नहीं समझता कि भाई उसे जाकर के बाहर बात करनी चाहिए। अगर किसी भी टीम को या किसी भी बंदे को लगता है कि हमें बात करनी चाहिए, जाके बात करे। दरबार के दरवाजे बहुत बड़े बड़े साहब, सारे खुले हुए। और शायद बहुत सारे सेवादारों ने देखा भी होगा, जब मैं इस बार गया सिरसा, नाम चर्चा सुनी, नाम चर्चा खत्म होने के तुरंत बाद एडम ब्लॉक गए, वहाँ बैठ कर के आए साहब, मुलाकात जिनसे उनसे मुलाकात की, बाकी लौट आए।
हमें तो किसी ने बंद नहीं करा कमरे में, हमें तो किसी ने उठा के जेल में नहीं डाल दिया, हमें तो कहीं किसी ने गायब कर नहीं दिया। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, किसी के बहकावे मत आओ कि हमें मिलने नहीं देते, हमसे मिलते नहीं है। जिसे शक हो साहब कि भाई मुझसे नहीं मिलते हैं, तो आप चलें और चल करके मेरे साथ चलें, मैं भी आपके साथ चल लूँगा। जिसे लगता है कि मुझे दरबार में नहीं घुसने देते तो मेरे साथ चलिएगा साहब, समय बताइएगा, मेन गेट पे मिलूंगा आपको और मेरे साथ एंटर हो जाइए गेट के अंदर और लेके चलूँगा आपको। और जो आपके सवाल हैं सामने बैठ करके पूछो, भाई ये वाला सवाल था, इसके बारे में क्या जवाब है। लेकिन उसके लिए साहब आपको पता है फेसबुक पे कोई चल के नहीं आने वाला है। देखिए ब्लॉक कैथल जी लिख रहे हैं कि, और संतोष बहन का भी एक सवाल है, जब सवाल करते मिर्ची क्यों डाल देते हैं। अभी इस पर भी एक बात करेंगे, लेकिन पहले ब्लॉक कैथल जी का भी एक, चलिए पहले संतोष बहन आपके सवाल का जवाब दें। जब सवाल करो मिर्ची डाल देते हैं, क्या सवाल कर जिनसे सवाल पूछे जा रहे हैं उनको पता है कि भाई आप लोग आ रहे हैं? आप तो कहते हैं कि हमसे तो कोई बात ही नहीं करता है। फिर आप कहते हैं कि आपने मिर्ची डाल दी आँख में, मिर्ची डालते हैं आप फायर कराओ ना साहब, जिसने मिर्ची डाल दी आप क्या, आप तो वैसे भी महारथी हैं साहब एफआईआर कराने में, बहुत सारी कंप्लेंट्स करने में। एक वो एफआईआर और करा दो और बाय नेम कराओ, उठवाओ उन लोगों जिन्होंने आप पर इस तरीके का हमला किया। लेकिन इस बात को सोशल मीडिया पे चलाना कि भाई मेरी आंख में मिर्ची डाल दी, डाल दी तो कार्रवाई क्या की तुमने उस पर? तुम तो वैसे ही तलवार लिए घूम रहे हो कि हम तो ये करेंगे वो करेंगे। एक मुकदमा और कर दो जो डाल रहे हैं आंख में मिर्ची, लेकिन उसे साबित भी करना होगा आपको कि भाई मेरी आंख में रामलाल ने मिर्ची डाली है। सिर्फ बोलने से लिखने से काम चलेगा? या जब कोई बस वाला आपको टक्कर मार देता है या गिर जाते हैं आप, उसके बाद ये कहते हैं जी बस वाला मार गया, बस पे कार्रवाई करते हैं आप कार्रवाई करो ना उन लोगों पर। आप वैसे भी तो कार्रवाई कर रहे हैं बहुत सारी। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। भाई जी, जिन पुलिस वालों ने गुरलीन और संगत को पीटा था, हम लोग ग्रीनस की वर्दी डालकर उनको ही नींबू पानी क्यों पिला रहे हैं? देखिए ये फर्क है साहब। ब्लॉक कैथल जी, एक बात, डेरा सच्चा सौदा, ये आज की बात नहीं है। डेरा सच्चा सौदा में हुक्म की भक्ति है साहब, ऐसा मैंने सुना है और शायद आपने भी सुना हो। 25 अगस्त से पहले आपने भी सुना होगा और आप शायद इस पर अमल भी करते होंगे, नहीं करते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अपन तो अमल करते थे साहब। अमल क्या है? अमल ये है कि एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा है कि कोरोना वॉरियर्स, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, पुलिस भी है और सफाई कर्मचारी भी है। आप ध्यान दीजिएगा साहब। लेकिन हम लोगों ना एक्चुअली डॉक्टर्स को फ्रूट देते हुए हम सैल्यूट मार रहे हैं, वो फोटो वायरल नहीं करते हैं। हम संगत को उस पर गुमराह नहीं कर रहे हैं कि संगत सवाल नहीं करेगी, यार ठीक है डॉक्टर ही तो है। एक झाड़ू लगाने वाला सड़क पर, एक अस्पताल में सफाई कर्मचारी जो आपके मलमूत्र को उठाता है, आपके मेडिकल वेस्ट को उठा रहा है, मेडिकल वेस्ट को उठा रहा है ना, जो उसको जब फ्रूट, नींबू जूस जो भी कुछ दे रहे हैं, फ्रूट सैल्यूट जो भी कुछ है वो दिया जा रहा है, उसकी आप फोटोज नहीं शेयर करते। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, एक चिट्ठी आती है जिसमें पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा लिखा गया कि भाई फ्रंट लाइन वॉरियर्स को इस कोरोना महामारी में लड़ रहे हैं जो, उनको आपने फ्रूट सैल्यूट और जूस वगैरह, जो भी नींबू पानी वगैरह जो पिताजी ने चिट्ठी में वर्णित किया, उसके आधार पर आपने आगे सेवा करनी है। संगत बाहर निकली साहब, इसमें क्या पेट में दर्द है कि भाई संगत क्यों आ गई बाहर? अगर आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जिन्होंने लठ बजाया ना वो नीली वर्दी वाले थे, जिसे शायद आप आरपीएफ के रूप में जानते हैं। सीआईएसएफ के जवान थे और कई जगह बीएसएफ के भी जवान थे, उन्होंने लठ बजाया साहब। दूसरा, जिस पुलिस वाले ने गुरलीन को पीटा होगा साहब, वो एक कस्टडी में थानेदार हो सकता है कहीं भी। चिट्ठियाँ बिल्कुल सही हैं। मुझे भी आपकी तरह ब्लॉक कैथल जी, मुझे आपकी की तरह बिल्कुल कन्फ्यूज़न था। इस पर बात कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा बस। आपके पहले वाले सवाल का जवाब कर लें कि भाई जिन्होंने गुरलीन को पीटा, आज हम उन्हें, उन्हीं पुलिस वालों को, या संगत ने जिनको पीटा, उन्हीं पुलिस वालों को हम फ्रूट सैल्यूट जूस क्यों दे रहे हैं? सब कुछ
हमने सीखा है डेरे सच्चे सौदे में कि हुक्म की भक्ति है साहब। अब चिट्ठी में जो वर्णित है उसके हिसाब से संगत सेवा कर रही है। उससे पहले तो नहीं बांटा किसी ने जूस साहब, उससे पहले तो किसी ने सैल्यूट नहीं किया, क्योंकि बाहर निकलने का हुक्म भी नहीं था। पिताजी ने कहा था बेटा घर में रहना, और कोरोना बहुत अपने खराब वाले रूप में आ रहा है, होशियार रहिएगा, मास्क लगाना, सरकार जैसे हिदायतें दे उस हिदायतों से रहिएगा। लेकिन अब क्या कह रहा है जी, सरकार के साथ वोट 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 और नोट का चक्कर इसलिए कह रहे हैं। सरकार का मीन्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कह रही है कि भाई मास्क लगा रखना, सैनिटाइज रखना, घर में रहना। स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है उस पर आपने काम करना। मेरे यहाँ बीजेपी नहीं है, मेरे यहाँ भी यही दिल्ली में यही बात है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। चलिए, जब दूसरा सवाल है हमारे कैथल ब्लॉक कैथल का जी, भाई जी जो चिट्ठी आ रही हैं वो क्या सही हैं झूठी हैं? अभी शायद 2 महीने पहले मैं काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा था, लेकिन कोरोना काल में ही मुझे मौका मिला बात करने की। जब चीज़ें बिगड़ रही थी तो मेरे अपने संपर्क थे, मैं अपने संपर्कों के माध्यम से मिलने की कोशिश की मैंने, और उसमें कामयाबी मिली। मेरे साथ अमित चंद जी हैं, मेरे मित्र हैं, अमित चंद जी और एक अमित कुमार भोलू भांजा मेरा। हम 3 लोग दिल्ली से सिरसा निकले, सिरसा पहुँचे साहब। सवाल थे बहुत सारे मेरे मन में भी कि भाई जो चिट्ठी आ रही है क्या है, सब कुछ बातें हुई, सब बातें। पहुँचे, माता जी परिवार से बात हुई। आपको पता है क्या, आप चिट्ठियों पर भरोसा करोगे? अभी सुन लीजिए एक बार, देखिए तभी तो कह रहा, आप सुनने की क्षमता रखिए। आप अच्छे वक्ता हैं साहब, तो लेकिन अच्छे वक्ता को एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। जब मैं आपकी सुन रहा हूँ, एक एक करके सवाल ले लो, ये नहीं कि सारे के सारे एक साथ खिचड़ी पका दोगे तो साहब ना तो आपको पता लगेगा, ना ही मैं ठीक से जवाब दे पाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि आपको ईमानदारी से जवाब मिले तो आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सुनो कि जब हम मिले परिवार को, माता जी बैठे थे, तो मेरा सवाल था वहाँ पे, पहला जो सवाल था कि मैंने पूछा कि क्या, शायद मेरे को लिखे हुए पड़े होंगे पेपर भी यहीं, कि क्या जो चिट्ठियाँ आ रही हैं, उस सवाल है उन चिट्ठियों पर पूज्य हजूर पिताजी के नाम पर। और मैंने कहा कि मेरा भी सवाल है, मुझे भी लगता है कि चिट्ठियाँ गलत हैं जो किसी साजिश के तहत संगत को सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो माता जी ने पता है क्या जवाब दिया था? माता जी ने कहा कि बेटा चिट्ठियाँ बिल्कुल सही हैं, पूज्य हजूर पिताजी चिट्ठियाँ भेजते हैं और वो चिट्ठियाँ मुझे वकील दे करके जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो चिट्ठियाँ वकील मुझे दे करके जाते हैं और मैं उन चिट्ठियों को पढ़ने के बाद आगे दे देते हैं, क्योंकि उसमें जो भी चिट्ठी आती है, ध्यान दीजिएगा सत्संग जी क्या कहा माता जी ने कि हमारी तो रोज बात होती है फ़ोन कॉल पर, हफ्ते में 2 दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो व्हाट्सअप कॉलिंग होती है जैसे हम करते हैं, इस तरह की कॉल पे हफ्ते में 2 दिन बात होती है परिवार। लेकिन वो क्या होती है, सिर्फ पारिवारिक बातें होती हैं कि भाई ठीक है, हाँ हालचाल ठीक है, कैसे सब ठीक ठाक है। जो लोग कहते हैं ना पिताजी ने खून का रिश्ता ख़त्म कर लिया, आपसे एफिडेविट पे लिखवा रहे हैं कि हाँ जी मुझे पता है कि पिताजी ने खून का रिश्ता ख़त्म कर लिया परिवार से, लेकिन आपको नहीं पता है। परिवार से 2 दिन वीडियो पर बात होती है, वीडियो कॉलिंग पर पिताजी की, और लगभग रोज जेल नियमावली के अनुसार, जो जेल का मैनुअल है उसके हिसाब से कौन कैदी कितनी देर बात कर सकता है और किस दायरे में बात कर सकता है। जो चिट्ठी है वो एज ए गुरु भेजते हैं आप सबके लिए, हम सबके लिए आती है चिट्ठी, लेकिन जो पारिवारिक बातें हैं वो रोज पिताजी की फ़ोन पर होती है, क्योंकि आपसे आपके पास कई बार सवालों के जवाब भी होते हैं। देखिए गलती नहीं साहब, सुधार है। पैरासीटामोल किसी व्यक्ति ने एक गोली बनाई, सुरेंद्र जी पहले चिट्ठी वाली बात कर लेते हैं, तुम्हारे सवाल का बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है वो भी दूंगा, कि जब माता जी के हाथ में चिट्ठी आती है वो चिट्ठी आप सबको सुनाई जाती है। मैंने भी हाथ जोड़ करके साहब कान पकड़ के माफ़ी मांगी, मैंने कहा माता जी मैंने भी पहले 2 चिट्ठियों पर सवाल उठाए, हस्ताक्षर नहीं मिल रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। कैथल जी आपका और सुरेंद्र जी का जवाब मैं दूंगा, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है मेरी, एक बार थोड़ी सी रह गई बातें खत्म हो जाए फिर इसके बाद करते हैं, कि माता जी के द्वारा एक कन्फर्मेशन है, आप गुरु माँ की बात पर एतबार करते हैं या नहीं करते। मैं पूजनीय हजूर पिताजी को हाजिर नाजिर मान के नारा लगा के इस बात को कह रहा हूँ कि पूज्य माता जी ने अक्षरश वही बात कही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। इससे बड़ी बात एक सत्संगी के लिए नहीं हो सकती साहब। अब संदेश चलिए ठीक है, वो भी बात करते हैं। अब आते हैं भाई हमारे हैं सुरेंद्र मुंडियाल जी, ये लिख रहे हैं जी,
क्या गुरुजी कभी चिट्ठी में गलती कर सकते हैं क्या, ये बताओ। देखिए, एक टैबलेट आती है साहब पैरासीटामोल, पीसीएम गोल सी गोली आती है, पीसीएम 500 mg। वो गोली आपके शरीर का बुखार उतारती है, हल्की सी हरारत होती है, बेचैनी, तो शरीर में आपको आराम देती है। अब जो साइंटिस्टों ने कहा यार नहीं, इसके अंदर एक साल्ट और मिला देते हैं छोटा सा। पहले पैरासीटामोल बन के आ गई, बाजार में बिक रही है साहब, कोरी बिक रही है, खाली सिंगल एक गोली बिकती है। उसके कुछ दिन बाद डॉक्टरों को लगा, वैज्ञानिकों को लगा यार चलो एक काम करते हैं, एक और सॉल्ट मिला के देखते हैं, इससे फिर उसका शायद अच्छा होगा और दो गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को। फिर एक साल्ट बनाया गया साहब, एक्लोफेनिक पैरासीटामोल और एक्लोफेनिक साल्ट और पैरासीटामोल दोनों मिलाया गया। ये आपके गर्दन मांसपेशियों में सूजन में दर्द है जो भी, उनको सबको ठीक करता है और बुखार भी उतरेगा साहब, हरारत भी उतरेगी आपके शरीर की। तो क्या अब ये कहें हम कि यार जो पहले वाली जो गोली थी ना पैरासीटामोल, वो वैज्ञानिक बेकार थे, या वैज्ञानिक तो सही है लेकिन वो गलती की साहब, वो खुदा है वालिद दो जहान है। अगर उन्होंने गुड़ की मात्रा या शहद की मात्रा में अगर कुछ चेंज किया, कभी कभी, अभी एक गोली और आती है उसका नाम आपने सुना, डोलो, मैं दिखाऊं आपको, शायद मेरे पड़ी होगी, मैं दिखाता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। ये एक टैबलेट है, इसका नाम है पैरासीटामोल टैबलेट। ये देखिए लिखा आपको उल्टा दिख रहा है, मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। ये सिर्फ मैं आपको सासंग जी सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए कि भाई आखिर कैसे सब कुछ हो रहा है। ये एक पैरासीटामोल टैबलेट है, ये देखिए, इसको डोलो के नाम से पंजाब में मांगा जाता है, पूरे यूपी में भी मांगा जाता है। और ये पैरासीटामोल 650 mg है साहब, कितनी है, 650 mg। एक आती है पैरासीटामोल 500 mg, उसको सिर्फ पैरासीटामोल के नाम से मांग लेते हैं जाके स्टोर पे, ये पैरासीटामोल की गोली दे दो। लेकिन जो ये जब इसका साल्ट जो 650 mg जब हो गया 500 से बढ़कर, तो इसने क्या काम करना शुरू कर दिया शरीर के अंदर तो अब जो ये मसला है ना साहब, ये दवाई अगर खाली पैरासीटामोल खाते हैं सिर्फ वो बुखार उतार देगी साहब, हल्की हरारत उतार देगी, लेकिन जब बेचैनी शरीर में आपके बहुत ज़्यादा है ना, वो 650 mg की डोलो आप जब खाएंगे तो आपका बुखार भी उतरेगा और बॉडी पेन भी ठीक हो जाएगा। अब दूसरी बात पे आते हैं। अब इनका एक सवाल हो रहा है, भाई जी ये बात आपको गुरुजी ने बताई है क्या कि मैं ट्राई कर रहा हूँ चिट्ठी में अलग अलग डोज लिखकर। मैंने क्या कहा, वही तो बात है ना, आपने मान रखा है कि दूध तो काला होता है साहब। मैं कितना भी उदाहरण देकर समझाऊं, लेकिन आप तय कर चुके मुंडालिया जी कि ठीक है, वैज्ञानिक और सतगुरु में तो जमीन आसमान का अंतर है जी। आप गुरुजी की तुलना वैज्ञानिक से कैसे कर सकते हो। पिताजी ने कहा कि वो डॉक्टर है साहब, और वैज्ञानिक को डॉक्टर ही कहा जाता है। उसके नाम क्या लिखा होता है, वैज्ञानिक विजेंद्र कुमार। अगर वो डॉक्टर है तो साहब वो भी वैज्ञानिक भी डॉक्टर ही होता है। और मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूँ पिताजी के साथ में, वो तो वालिद हो जाना अतुलनात्मक है, वो उनकी तुलना कभी किसी के साथ हो ही नहीं सकती। लेकिन हाँ ठीक है, अगर आप लोग ये तय कर चुके हैं कि दूध काला है तो साहब मैं लाख समझाऊंगा, लाख करो चतुराई, फिर भी तुम्हारी समझ ना आए भाई तो कोई फायदा नहीं है। आप मत मानिए, मैं कह भी रहा हूँ आपको, मेरी किसी बात पर मत एतबार मत कीजिए, आप उनको सुनिए जो आपको अच्छा लगता है। मैं कभी नहीं कहूँगा। और कुसुम यादव जी भाई जी, अगर संगत को पिताजी पर भरोसा है, संगत कभी नहीं टूटेगी। संगत नहीं टूट रही है, लेकिन कुछ लोग साजिश करते हैं साहब, साजिश हो रही है बहन, ये तो सब चलता रहेगा। ये परिवर्तन सृष्टि का नियम है, सब चलता रहेगा इस तरीके से। लेकिन मैं अपने बुद्धि विवेक और पूज्य हजूर पिताजी की दया में रहमत के हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को आपको समझाने की। लेकिन किसी ने कहा चिट्ठी में साइन नहीं मिलता। एक और बात थी, एक बात और है कि अभी किसी ने लिखा था ऊपर कि चिट्ठी में सिग्नेचर अलग अलग है। तो भैया जब इतने सारे मुकदमे कर रखे तो एक मुकदमा और करो, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। एक मुकदमा या ITR लगा लो, मुकदमे की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं सब आप। एक ITR लगाओ और उसमें लिखो जेल को कि भाई ये 2 स्टैंप्स हैं, इसमें से असली कौन सी है, नकली कौन सी है। आप ये मत पूछेगा कि भाई ये नकली वाली है, ये वाली असली वाली है। इसमें पूछो कि ये 2 स्टैंप्स हैं, ये एक जेल की 2 स्टैंप्स कैसे हो सकती हैं, एक डिप्टी जेलर की या सुपरिटेंडेंट साहब की, ये अलग अलग स्टैंप्स क्यों हैं।
तो जवाब आपको मिल जाएगा वहाँ से। बजाय संगत को गुमराह करने से बेहतर है कि हम इस बात को समझ लें। सदगुरु पर तो भरोसा है, मरते दम तक रहेगा। आप तो गुरु को इंसान भी नहीं समझ रहे हो भाई, तभी उस गलती को सही मान रहे हो। गलती नहीं है साहब, गलती नहीं है। आपसे किसने कहा गलती? आप गलती मान रहे हैं, आप भी नहीं मान रहे गलती। आपको मनवाया जा रहा है कि वो गलती है यार, वो चिट्ठी किसी बंदे ने लिखी है, गोभी राम ने। लेकिन जब माता जी ने कह दिया कि चिट्ठी पिताजी लिख के भेजते तो बात ही खत्म हो जाती है, उसमें है ही नहीं कुछ भी। लेकिन नहीं, आप नहीं मानेंगे क्योंकि आपको तो समझ में आ गया गोभी राम ने लिखी है चिट्ठी। साहब गोभी राम जैसे बहुत सारे हैं। ये किसने कहा आपसे गलती कर रहे हैं? कि तो ये तो आप जबरदस्ती लिख रहे हैं, थोप रहे हैं साहब। ब्लॉक कैथल जी, ये आप लिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं इस बात को कि पूज्य अजीर पिताजी को मैं भगवान मानता हूँ एक तरफ से मैं उसको वैज्ञानिक तुलनात्मक दृष्टि में ला रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि हाँ वो गलती करते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा यार, इतना भी मत बोलो, इतना भी मत लिखो कि संगत भी कहे कि यार क्या लिख रहे हैं आप। ऐसा ना लिखो। कोई और तुम्हारा जेन्युइन सवाल है तो पूछो, अब तर्क वितर्क में मत घुसो। जो मैंने कहा है अपनी बात पे कल भी कहा, तो बाद में पढ़ लेना, सुन लेना प्रोग्राम को, आपके सवाल क्या है और मेरे जवाब क्या है। भाई नाजर सिंह जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। अगर किसी का कोई और सवाल है तो वो पूछ ले, क्योंकि टाइम लगभग 1 घंटा हो गया है मुझे, फिर उसके बाद आगे भी शायद देख दे, मेरे से थोड़े से काम है, मैं उन्हें भी देख लूँगा। तो आपका अगर कोई और सवाल है किसी बात को लेकर के तो पूछ लीजिए, क्योंकि जो आप चाहते हैं कि भाई मैं वैसा जवाब दूं तो वो तो संभव नहीं है। मैं उसी बात पर चर्चा करूंगा जो मेरे नज़रिए से ठीक है। आप किसकी बात मानते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, मैं क्या कहूँगा इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी समझ में क्या आता है ये बात मायने रखती है। आपका सोचने का नज़रिया, आपके समझने की कैपेसिटी क्या है, ये बात मायने रखती है। आप सबकी कैपेसिटी बहुत गजब की है, आपको सारी बातें समझ में आती है। सात संगत जी के सामने आकर माता जी क्यों नहीं बोल सकते? सिर्फ आपको ही क्यों बताया है माता जी ने? अब देखिए क्यों बताया है, ये शायद हो सकता है माता जी को भरोसा हो विजेंद्र पे, और ये क्यों बताया वाला मसला ही नहीं है साहब। मसला ये है कि विजेंद्र को बताया। तो आप एक बार सुरेंद्र भाई, पहले तो आप लोग इस बात को नहीं मान रहे कि भाई विजेंद्र मिला है नहीं मिला। मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, डॉक्टर साहब से पूछ लेगा, उन्होंने कंफर्म किया होगा तभी लिखते हैं वो। मुझे जहाँ तक समझ में आता है उन्होंने भी कंफर्म किया होगा कि हाँ आप मिले हैं पिताजी से, नहीं माता जी से मिले हैं नहीं मिले, पिताजी के परिवार को मिले नहीं मिले। तो आप सबसे भी एक निवेदन है, विनम्र निवेदन है मेरा कि आप प्लीज़ आप जाएं, जब भी डेरे जाना हो आपका। सुषमा बहन चलिए, इस बात पर अगली बार जब मेरी मुलाकात होगी तो मैं हुक्म लेकर के उनसे कोशिश करूंगा बात करने की, छोटा सा वीडियो बना दो। लेकिन आप सबके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप कभी भी कोठी पे जाइएगा और जाकर के बात कीजिएगा कि भाई एक आदमी झूठ बोलता है अगर कि जी वो परिवार से मिल के आया कि क्या कोई आदमी मिला है विजेंद्र नाम का परिवार का, आपको सच का पता लगेगा कि विजेंद्र सही कह रहा है गलत कह रहा है। लेकिन ठीक है, अब आपकी गिनती ज़्यादा हो सकती है साहब, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं मिले, तो आई एग्री, मैं आपकी तमाम बातों से सहमत हूँ। आप कह रहे हैं नहीं मिले, मैंने मान लिया, क्योंकि आप ये तो मानेंगे नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मैं माता जी को मिल के आया हूँ, मैंने माता जी से बात की है, परिवार से बात की है, उनके द्वारा कही गई बातें आपके सामने रखी है। अब सवाल आता है कि कई बार आप लोग कहते हैं कि भाई, ये एक जनरली बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, और साथ संगत पर भरोसा नहीं है, सिर्फ आप पर ही भरोसा है माता जी को। ये मेरी खुशनसीबी है साहब। अगर आदरणीय माता जी को भरोसा है, अगर मुझ पर भरोसा है तो मेरी खुशनसीबी है साहब। आप अपना बर्तन भी इस लायक बनाओ कि आप पर भी भरोसा हो सके। जिसे यही भरोसा नहीं कि चिट्ठी असली है नकली है साहब, तो फिर छोड़िए, ये विषय अलग है। संतोष बहन लिख रहे हैं आप हमें ले चलो भाई। ठीक है बहन, महीने के आखिरी रविवार को सिरसा दरबार के मुख्य गेट पर मिलिएगा, नाम चर्चा शुरू होने से 1 घंटे पहले। अगर बाहर मुलाकात ना हो सके तो 45 मेंबर कमेटी के जो कमरे बने हैं उसके ठीक सामने एक लॉन है, पार्क है, वहाँ मुलाकात होगी आप सबसे, वहाँ मिलिएगा आकर के। और जिसको चलना है मेरे साथ चलिएगा, ओपन बात है साहब, बिल्कुल। हमें भी ले चलो साथ में माता जी के पास। मंडालिया जी, मैंने क्या कहा, आप लोग आइए, मुलाकात होगी तो आपके साथ ही करूँगा बिल्कुल। कम से कम निंदा करने वाले कुछ लोग तो कम हो जाएंगे। आप चलिएगा मेरे साथ और मैं कोशिश करूँगा कि मुलाकात हो जाए। ये वादा भी है मेरा आपसे और निवेदन भी है कि प्लीज़ अगली बार जब मुलाकात हो, अगर गेट पर मुलाकात ना हो पाए तो अंदर आइएगा, डरिएगा मत, कोई कुछ नहीं कहता। अंदर आइएगा,
45 मेंबर कमरे के बराबर जो 50 नंबर कमरा, ठीक उसके सामने एक लॉन है, पार्क है छोटा सा। उस पार्क में वहीं मिलूंगा आपको सवेरे नाम चर्चा से 1 घंटा पहले। झूठा वादा नहीं है साहब, मिलिएगा जरूर। जिसको चलना है साहब, जहां जहां मैं जाऊंगा मेरे साथ रहिएगा। जहां मुलाकात होगी मुलाकात करेंगे, जहां समय मिलेगा वहां समय लेके इंतजार करेंगे। और सच और झूठ की इस लड़ाई में अफवाहों पर ना जा करके साथ संगत जी, बिल्कुल ईश्वरराव जी भाई जी, आपकी मैनेजमेंट 45 मेंबर ने शाही परिवार में पकड़ अच्छी है, तो क्योंकि आप रातों रात डेरे चले जाते हैं, अभी जाते हैं, फोटो भी खींच कर ले आते हो, शाही परिवार से मिलते, फोटो भी खींच कर ले आते हो, शाही परिवार से मिले हो भाई जी। पिताजी के एडवोकेट से कंफर्म करके साथ संगत को सही इन्फॉर्मेशन दो। पिताजी के केस में कहाँ तक इन्फॉर्मेशन दे, पिताजी केस में कहाँ तक सही एफर्ट लगे हैं, और जो पिताजी की साथ संगत के बीच देर रूप जल्दी आएंगे। पिताजी को अगस्त में 4 साल कंप्लीट होंगे। ईशु भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बहुत खूबसूरत सुझाव है। देखिए, हमेशा क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, आलोचना ठीक है, आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं आप लोग, आलोचना सर माथे मंजूर साहब, लेकिन जो भाई ईशु ने जो बात लिखी है ना, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। और ये एक बहुत बेहतरीन सुझाव है भाई का कि अगर हम लोग मिलकर के वकीलों से अगर कोई जानकारी आपके लिए दे पाए तो मैं कोशिश, चलिए जी आज से ही कोशिश करूंगा इस बात पर। ईशु भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 6 करोड़ की साथ संगत में सिर्फ आप ही भरोसे वाले पात्र बने हो, और सभी ऐसे पात्र नहीं बने। नारद भी एक ही था साहब, नारायण करते थे ना नारद मुनि जी, वो भी एक ही थे पूरी सृष्टि में। बहुत बड़े बड़े योद्धा रहे हैं उस वक्त, बहुत बड़े बड़े उच्च कोटि के देव थे जो नारद जी से बहुत सुपीरियर थे, लेकिन साहब देवताओं के यहाँ आने जाने का जो सौभाग्य था, चुटकी बजाते नारायण करते करते वो नारद के पास था। तो मैं ये नहीं कहूँगा मुझे आप नारद कहें कि, लेकिन जब तुलनात्मक जाएंगे तो मुझे इस बात का कोई अहंकार भी नहीं है और कोई मान मर्यादा भी नहीं। टूटे से घर में रहता हूँ साहब, मुझे इन बातों से फर्क भी नहीं पड़ता है। वो कहते हैं ना पिताजी की क्या था वो भजन है कि तिनके सिव लीले काम पहाड़ जैसा भरा, ऐसी कोई एक भजन है शायद पिताजी को। तो हम तो तिनका भी नहीं है साहब, फिर भी वो काम करा रहे हैं, तो ये उसकी रहमत है। और मुझे एक बात और साझा करनी थी। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बिक गए खरीद गए, तो चलिए छोड़िए, ये पर्सनल बात है, फिर कभी करेंगे मौका मिलेगा तो। लेकिन मालिक के प्यारो, जो ईशु भाई ने आज कहा है, इनका आदेश है साहब, इसे भी सर माथे मंजूर, कि हम अब ऐसी कोशिश करें कि आगे से वकीलों से अगर मौका लगा तो जो दरबार के जो वकील हैं जो पिताजी के केसों को देख रहे हैं, तो उसमें भी सुकनी इधर उधर करता था साहब। सुकनी सब किसी के यहाँ आना जाना नहीं था उसका, सुकनी मामा था और देव ऋषि नारद जी नारद ही थे। आपने नारद मुनि को बाधी ले ली हो क्या भाई? नहीं भैया, मैं तो पहले कह रहा हूँ, मुझे नारद मत कहना। लेकिन आपकी सवाल का जवाब है कि 6 करोड़, मैं कब मना कर रहा हूँ कि अभी देखिए, एक हमारे बहुत अच्छे सेवादार हैं अवतार भाई, वो भी आप जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम में उसी का एक बहुत खूबसूरत सा हिस्सा है। भाई जी आदेश नहीं, रिक्वेस्ट नहीं। ईशु भाई, हम सब मिलके करेंगे जो चीज़ें करनी है हमें, लेकिन सुझाव है आपका, बहुत खूबसूरत सुझाव है कि इस बात पर हम कभी सोच ही नहीं पाए कि हम वकीलों से मिलें, दरबार के वकीलों से मिलकर के चीज़ों पर अपडेट करें। हम खुद ही 30 मार खा बने घूम रहे हैं। तो लेकिन चलिए, आपका सुझाव है साहब, मैं बात करूंगा इस बारे में। और जितनी भी इन्फॉर्मेशंस अब तक पूज्य हजूर पिताजी के मुकदमों में अगर मिल रही है या मिलेगी, तो मैं कोशिश करूंगा आप सबके साथ साझा जरूर हो। बस चंडीगढ़ आने जाने के 2-4 खर्चे बढ़ जाएंगे हमारे, कोशिश करेंगे उसे मैनेज करने की। तो चलिए, आपका सुझाव वाकई गजब है साहब, मैं इस पर आज से ही कोशिश करूंगा चीज़ों को मैनेज करने की। और जिन सेवादारों पर बहुत सारे सवाल हैं, और देखिए एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं आपसे, आप सबके मन में एक जिज्ञासा जगा दी है लोगों ने कि भाई लोग सामने आकर क्यों नहीं बोलते, भाई जसमीत सामने आकर क्यों नहीं बोलते, आदरणीय माता जी सामने आकर क्यों नहीं बोलते, या गुरलीन है, नैन साहब हैं, या कोई भी दरबार के जो भी मुख्य सेवादार हैं, वो सामने आकर क्यों नहीं बोलते। इसका बहुत सीधा सा जवाब है साहब। अगर आप, मैंने कहा ना कि अगर आप ये मान बैठे कि दूध काला है, तो साहब दुनिया की कोई ताकत आ जाए जो कहे कि दूध सफ़ेद है। एक मशीन भी अगर डाल दो उसमें, जो लिख के दे बता दे कि मिल्क इज़ वाइट, दूध सफ़ेद है,
तो भी नहीं मानेंगे। तो अगर ऐसी विचारधारा के साथ आप प्रोग्राम से जुड़े हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं मेरी किसी बात के भी कहने का। तमाम उन सेवादारों की अपनी एक मजबूरी है, सबके मुकदमे ओपन है साहब, बरी कोई नहीं हुआ, अभी सब जमानत पे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके द्वारा कही गई कोई भी बात, उनके द्वारा कही गई कोई भी बात को ऐसे जोड़ देते हैं साहब कि तो दंगा कराने के लिए दोबारा इकट्ठे कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे में कन्फ्लिक्ट पैदा कर रही हैं, बहुत सारे विरोधाभास हैं। मान लीजिए अभी एक अनाउंसमेंट हो जाती है, या ये कहें कि एक ट्विटर हैंडल से बहन हनीप्रीत के एक ट्विटर हैंडल से एक मैसेज आ रहा है कि भाई जो अगले महीने की जो नाम चर्चा, महीने के लास्ट की, उसमें अगस्त में नाम चर्चा में पिताजी का भंडारा साथ संगत भंडारे के रूप में मनाएगी उसको। तो पता है जो दूसरे हमारे साथी क्या कहें, देखा MDH ने डाला मैसेज, दंगा कराने की फिर साजिश। आप ही जिस मुंह से हलवा खा रहे हो उसी मुंह से गंद खाओगे साहब, आपकी गलती नहीं है, उनकी अपनी मर्यादा, अपनी मजबूरियां हैं आज मुकदमों को लेकर के। और जब आप में से किसी ने लिखा थी कि भाई माता जी सामने क्यों नहीं आते, आप अपने लाइव में वकील को लेकर आओ जो केस में कोर्ट कब जाता है, ताकि संगत। हाँ जी बिल्कुल सुषमा बहन, बिल्कुल। अभी ये बात ईश्वर राव जी ने लिखी है, मैं उस पर सहमत हूँ आपकी बात से। देखो जो बात मानने लायक है सारी मानी जाएगी, और जो संगत को गुमराह करने वाली बात है, मैं कल भी अलग था साहब, आज भी अलग हूँ। लॉजिक का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछो तो बस एक्सक्यूज एक्सक्यूज एक्सक्यूज। याशिका बहन आप भी पूछ लीजिए कोई सवाल अगर होगा तो। मैं समय हो गया वैसे चलने का, 10 मिनट आप सबके पास है, मैं आपके साथ 10 मिनट और हूँ। 10 मिनट में जो पूछना है आप पूछ लीजिए। उनकी अपनी मर्यादाएं हैं, और अगर उनके कहने से पूज्य हुजूर पिताजी के मुकदमों पर या पूज्य हुजूर पिताजी को कोई परेशानी आती है तो साहब आप उस स्थिति में नहीं है। ये तो शाही परिवार है साहब, ध्यान दीजिएगा, ये तो शाही परिवार है। जब आपके घर का कोई बच्चा कुछ किसी हरकत में जेल चला जाता तो साहब आप फिर भी बहुत सारी बातें नहीं बोल पाते, बहुत सारी बातें नहीं कर पाते, बहुत सारे दबाव होते हैं। क्योंकि ये मुकदमा, अभी किसी ने पूछा था शुरू प्रोग्राम के, तो पिताजी को किसने फंसाया है, तो सिस्टम की लड़ाई है साहब। पूज्य हुजूर पिताजी को फंसाने वाले शराब माफिया, देह व्यापारी। देखिए मैं आज आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये लिखा है कि FVV टीम का खुला चैलेंज है, यानी कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट टीम का खुला चैलेंज है। एडम मैनेजमेंट के साथ लाइव डिबेट होनी चाहिए, सच्चाई और झूठ का पता चले साथ संगत को। किसी ने कहा जी मुझे मकान बेचना है, उसने कहा जी बताओ कितने का बिकेगा, उसने कहा जी मुझे तो 5 रुपये का बेचना है मकान। 5 रुपये का मकान बेचना है, मैं कहा हाँ जी 5 रुपये का मकान बेचना है। तो उसने कहा ठीक है ले लो जी, लेकिन इसके साथ में ना एक बिल्ली है छोटी सी, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए वो आपको खरीदनी पड़ेगी। साहब ना तो बिल्ली कोई 10 करोड़ रुपए ही खरीद पाएगा, चैलेंज भी वो दे दो ना साहब जो हो ही ना। हम कह रहे आप आओ ना डेरे में, कौन मना कर रहा है। बाकी लोगों ने जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उनमें ही सबका क्वेश्चन होता है, जवाब में तो एक्सक्यूज ही देना है, क्या फ़ायदा। चलिए आपको मैं भी तो कह रहा हूँ बहन कि इफ़ यू, अगर ये आप मान चुके हैं कि भाई दूध काला है साहब काला ही रहेगा, छोड़ दीजिए, मत पूछिए सवाल, कंफ्यूज मत होइए। जब मैंने आपसे कहा कि आप चलो ना मैं मिलूंगा वहीं मेन गेट पे, अगर मेन गेट पे अंदर तो आ जाए, अगर अंदर आने में तकलीफ है, अंदर आने में आपको लगता है कोई आपको पकड़ लेगा, कोई आपको पकड़ के कमरे में बंद कर देगा, तो साथ संगत जी मुझे पिछले 4 साल से किसी ने नहीं पूछा है कि भाई बिंदर क्यों आता अंदर। दरबार पिताजी के वचनानुसार खुली किताब है, जिसका जहाँ मन करे वहाँ आए, जहाँ मन करे जाए। तेरावास की तरफ जाने में कल भी रिस्ट्रिक्शन है, आज भी रिस्ट्रिक्शन है, तो आप उसकी चिंता ना करें। लेकिन एडम ब्लॉक में अगर आपको सवाल है जाके बात करना है, एडम में कौन मना कर रहा है आपको, मुझे आज तक किसी ने मना नहीं किया। आप भी जाएं, आए, बात करें, कौन मना कर रहा है। मैं आप सबको ओपन इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि मालिक के परो जिसे कोई सवाल पूछना मेरे साथ चलना। अगर आपको लगता है आपको घुसने नहीं दिया जाएगा तो मेरे साथ चलना, मैं भी चलूंगा। हाथ जोड़ के कह देंगे दिल्ली से आए साहब मिलना है, सब मिलने देते हैं, चलेंगे अपन लोग। आप महीने के आखिरी रविवार को, लास्ट संडे ऑफ मंथ, एनी मंथ साहब, जुलाई का जो आखिरी संडे है वो क्या तारीख का पड़ेगा, सैटरडे संडे 25 तारीख का साहब, 25 जुलाई, 25 ऑफ जुलाई, 25 जुलाई को जिनको लगता है कि हमें सवालों के जवाब मिलने चाहिए या हमारी बातों का जवाब होना चाहिए, वो सारे मिलें साहब। 25 जुलाई 2021 को सासनाम जी धाम में मिलते हैं।
बात करेंगे चल के आपके साथ। जो आप, हम चुप रहेंगे साहब, लेकिन आप अपने सवाल पूछिएगा, जो आपके सवाल ज़रूर चलिएगा। और ईशु भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब प्रोग्राम बंद कर रहा हूँ मैं, कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई आपने एक वाकई बहुत पक्का बहन, पक्का ये सच्चे सौदे के सेवादार की ज़बान है, पलटेगी नहीं, पक्का पक्का है बिल्कुल, आप मिलिएगा ज़रूर। तो ईशु भाई आपके सुझाव का पूरा बहुत बहुत धन्यवाद मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, क्योंकि सही बात जो है उसे मान लेना चाहिए। और सही बात ये है कि हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू कभी सोचा ही नहीं यार, हम खुद ही वकील बने बकबक बकबक करे जा रहे हैं कि कभी जो मुकदमा लड़ रहे हैं उनसे तो पूछ लें कि क्या स्थिति है, टाइम भी बता दो भाई जी कितने बजे मिलोगे। मैंने कहा है नाम चर्चा से 1 घंटा पहले, नाम चर्चा से 1 घंटा पहले चलेंगे, अंदर मिलूंगा वहीं आपको, क्या बोलते हैं 45 मेंबरों का जो सामने जो बड़ा सा लंबा सा पार्क है उसी में मिलेंगे, नीम के पेड़ के नीचे, वहीं मुलाकात होगी, वहीं बात करेंगे। फिर जो जिस चीज़ के सवाल है अपने सवाल लिख लेना साहब, लिख के ले जाना। कई बार क्या होता है भूल जाते हैं, क्योंकि कई बार अक्सर होता है कि जब हम किसी प्रमुख व्यक्ति के सामने बैठते हैं तो हमारी जबान लड़खड़ा जाती है, हमारा दिमाग काम नहीं करता है। तो सबसे बेहतर है आप 2-4 पॉइंट जो भी हैं वो लिख लीजिएगा, बैठ कर डिस्कस कर लेंगे आपस में सारे कि भाई ये सवाल पूछना नहीं पूछना है, कौन सा सवाल पूछने वाला है, कोई सवाल 3 बार तो नहीं है, तो सवाल रख दो सामने, पूछ लो सारे के करके, जवाब सबके मिलेंगे। हमारा तरीका तो साहब यही रहा है अभी तक। लेकिन चलिए, जो भी सेवादार जुड़े हैं, आप मुझे 100 गालियाँ दें, लेकिन आप हैं तो मेरे ही भाई बहन, तो जो आपको कहना है कहते रहें। तो आप सब जुड़े हैं बहुत प्यार प्रेम से। कल फिर मिलते हैं, 3:30 बजे का समय होगा, 3:30 से 4:30, आज लगभग 1.5 घंटा हो गया आप सबके साथ। तो कल के लिए कुछ सवाल रख लीजिए, कल फिर पूछ लीजिएगा, रोज़ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय साहब जी, और धन धन सतगुरु तेरे आसरा। मेरी किसी भी बात से अगर किसी को बुरा लगा हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो साथ संगत जी छोटा भाई सेवादार समझ के माफ़ कीजिएगा, आपके ही बीच में से हूँ। और फ़र्क सिर्फ ये है कि कोई किसी का दिन साहब रात को 2 बजे निकलता है स्नान करने के लिए, किसी का दिन 10 बजे निकलता है दोपहर को, और किसी का दिन सुबह 6 बजे निकल जाता है। सबका जागने का अलग अलग वक्त है। मैं थोड़ा पहले जाग गया हूँ, आप थोड़े बाद में जाग जाएंगे, या मुझसे पहले जाग चुके हैं, या मुझसे ज़्यादा जाग चुके हैं। ये हम सबका अलग अलग भाग्य है कि हम कब जाग रहे हैं। लेकिन सतगुरु की राह में रहो, सतगुरु के दिखाए गए रास्ते पर चलो। किसी मुझ जैसे बंदे के दिखाए गए रास्ते पर चलने की कतई ज़रूरत नहीं। मैं कभी नहीं चाहूँगा और कभी नहीं कहूँगा कि आप मेरे पीछे चले। अगर चलिए अब कल बात करते हैं, कल के लिए छोड़ते हैं बहुत सारी बात। चलिए मिलते हैं सत्संग जी कल, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। टाइम पर भाई जी 5 मिनट का फ़र्क होता है। देखिए मुझे पॉलिटिकली एक्टिव हूँ दिल्ली में, तो मुझे कई बार बाहर होना पड़ता है, इधर उधर होता हूँ, तो उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन इसीलिए मैंने दिन में रखा है प्रोग्राम का समय, कि शाम को अक्सर मीटिंग्स होती हैं, लेट नाइट मीटिंग्स होती है, 1-1, 2-2 बज जाते हैं मुझे। तो लेकिन अब दिन में तो मुझे आराम करने के लिए घर आना होता है। अभी जब प्रोग्राम किया था तो देख सकते हैं मूवी सूझा सही है कि थकान थी बहुत ज़्यादा, और मैं सोने की तैयारी में था, लेकिन फिर हल्का सा लेटा और उठ करके बैठ गया 3:30। मैंने बेटे को कहा था कि भाई 3:30 बजे ठीक जगा दियो मुझे, वो उसने जगाया मुझे, तो मैं आपके साथ हूँ। लेकिन चलिए अब चलते चलते 2 लाइनें आपके साथ गुनगुनाऊंगा, फिर उसके बाद चलते हैं। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। कसम रब की न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी। दिल दा वेड़ा सुनना है, दिल दा वेड़ा सुनना है मेरे यार तो बिना, मेरे पीर तो बिना, राम रहीम तो बिना, कसम रब दी। न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी। तेनू जान दी पई ए साडी जान ते पई ए, तेरी जान जान ने साडी जान कढ लई ए, कसम रब दी। न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और जो भी सेवादार देख रहे हैं, जो सहमत हों बातों से, वो इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कर दें, और शेयर भी किया कीजिए, जिससे कि बहुत सारे साथी सेवादारों के मन से भ्रम निकल जाए कि क्या गलत है और क्या सही है। चलिए मिलते हैं सत्संग जी कल 3:30 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।